बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। इसके नाम की जो आग उठी है उसे बुझाना होगा। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को जगाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। And they will come back at us stronger than ever. हमला बड़े पैमाने पे करना होगा। अगर हम असफल हुए बिना अपनी योजनाओं पर डट कर तो हमारे देश पर स्वराज का सूरज बहुत जल्द उगेगा। स्वराज में देखिए कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल और लेबनान के ताजा हालातों की, भीषण गर्मी से झुलसते चीन के बीजिंग की, दुनिया के कई देशों में जारी संघर्षों के दौरान गंभीर मानवीय उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की पुष्टि की और रूस यूक्रेन की ताजा स्थिति की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई, दक्षिणी लेबनान के कई ठिकानों पर की गोलीबारी। इजराइल ने जनीन में हुए सैन्य अभियान के दौरान किसी भी आम फिलिस्तीनी नागरिक की मौत से किया इनकार। पश्चिमी तट से एक हमले में इजरायली नागरिक की मौत। रूस में नाकाम सैन्य बगावत के बाद हालात में नया मोड़। बेलारूस ने कहा रूस में ही है वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह का प्रिगोजिन को माना गया था मास्टरमाइंड। विद्रोह नाकाम होने के बाद उनके बेलारूस में शरण लेने की आई थी खबर। नाटो में स्वीडन के शामिल होने की आसान हुई राह। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने समूह की अगली बैठक में स्वीडन की सदस्यता पर मुहर लगने की जताई उम्मीद। तुर्की की आपत्तियों का हल निकालने के लिए सोमवार को स्वीडन और तुर्की के नेताओं की होगी बैठक। चीन में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन हुआ बेहाल। 50 साल की सबसे भीषण गर्मी को देखते हुए जारी हुआ रेड अलर्ट। लातिनी अमेरिका पर भी पड़ रही है तपते मौसम की जबरदस्त मार। पर्यावरणविदों ने मौसम के उतार चढ़ाव को लेकर दी चेतावनी, कहा लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। दक्षिण अफ्रीका में जहरीली गैस रिसाव से 17 लोगों की मौत, 10 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया दाखिल। पूर्वी जोहान्सबर्ग में सोने की खान में हुआ गैस का जानलेवा रिसाव। मिट्टी से सोना अलग करने के लिए बेहद जहरीली गैस का हो रहा था प्रयोग। और आइए आप शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। गाजा पट्टी में उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसे इजराइल की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। इससे अब लेबनान से इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में इस लगातार टकराव से इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान के बीच तनाव में भारी इजाफा देखा जा रहा है। इजराइल और लेबनान की धरती से एक दूसरे पर रॉकेट दागे जाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। लेबनान से इजराइल की तरफ 2 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किए। इस कार्रवाई के बाद दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में धुआं उठता देखा गया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार इजराइल की ओर से दागे गए करीब 15 गोले लेबनान में गिरे। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि लेबनान से इजराइल की तरफ रॉकेट किसने दागे थे। गौरतलब है कि दक्षिणी लेबनान का ये इलाका शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रभाव वाला माना जाता है। हिजबुल्लाह के इजराइल से तनाव भरे रिश्ते रहे हैं। हालांकि उसने इन हमलों को लेकर
अभी कुछ नहीं कहा है। उधर पश्चिमी तट में इस सप्ताह के शुरू में इजराइल की व्यापक सैन्य कार्रवाई की गूंज अब तक सुनी जा रही है। इजराइल का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी आम नागरिक की मौत नहीं हुई। यूनान के दौरे पर गए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने एथेंस में कहा कि इजराइल की सेना के एक्शन का मकसद आतंकियों को निशाना बनाना था। जनीन में इजराइल का ये सैन्य अभियान हालिया वर्षों की सबसे व्यापक सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। इस दौरान ड्रोन हमलों के साथ साथ 1000 से अधिक सैनिकों ने भी मोर्चा संभाला। इजराइल के अनुसार ये ऑपरेशन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए था। इस दौरान 150 से अधिक संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया गया और बड़े पैमाने पर असलहा बरामद करने की बात सामने आई। इस पूरी कार्रवाई में एक इस्राएली सैनिक मारा गया और 12 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इनका संबंध इस्लामिक जिहाद संगठन से बताया गया। सैन्य कार्रवाई में लगभग 100 लोग घायल भी हुए। हमारी फिलिस्तीनियों से कोई लड़ाई नहीं है। असल में हमारी लड़ाई आतंकी संगठनों से है जिन्हें पूरी तरह से ईरान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ये मुख्य रूप से इस्लामिक जिहाद के हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने 11 आतंकवादियों को निशाना बनाया और हमारी गतिविधि में एक भी नागरिक नहीं मारा गया। इस्लामिक जिहाद The cause of the Palestinian people, but that is not sufficient. हम उन लोगों की जवाबदेही चाहते हैं जिन्होंने जमीन में शरणार्थी शिविर में रॉकेट दागने और घरों को नष्ट करने का अपराध किया है। जवाबदेही तय नहीं की गई तो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ये सब होता रहेगा। उधर इस मामले को लेकर अमेरिका से भी बयान सामने आ गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह भी जोड़ा कि कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त नागरिक ठिकानों को फिर से स्थापित करना जरूरी है। हम निश्चित रूप से हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा के लिए इजराइल की सुरक्षा और अधिकार का समर्थन करते हैं। साथ ही नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाना जरूरी है। तनाव से भरे इस सप्ताह के दौरान गजा से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। अब लेबनान से इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद जवाबी कार्रवाई सामने आई है। इस लगातार टकराव से इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान के बीच तनाव में भारी इजाफा देखा जा रहा है। और उधर चीन के बीजिंग में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर गर्मी में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार गया है, जिसके बाद सरकार ने बीजिंग में नियोक्ताओं को बाहरी काम बंद करने का आदेश दिया। शहर में अत्यधिक तापमान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के लिए अब की गर्मियां मुश्किलों भरे दिन साथ लाई हैं। बढ़ते तापमान से परेशान लोग मौसम की मार से बचने का हर जतन करते देखे जा सकते हैं। गुरुवार को पारा 40 के पार गया तो लोग और ज्यादा बेहाल दिखाई दिए। प्रशासन ने आने वाले दिनों में मौसम की सख्त मार की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार की गर्मियां पिछले 50 वर्ष की सबसे भीषण गर्मियां बताई जा रही हैं। अगले सप्ताह देश के उत्तरी क्षेत्र और हेबेई, शेडोंग और हेनान के कुछ क्षेत्रों में उच्च तापमान का पूर्वानुमान जताया गया है। पिछली बार की तुलना में अधिक भीषण गर्मियां ही चीन के लिए चुनौती बनकर नहीं आई हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के तहत वहां आने वाले दिनों में मौसम में भारी उथल-पुथल की आशंका भी जताई गई है। हम इस गर्मी से होने वाली समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, इसलिए हमने काफी तैयारी की है। हमें धूप वाला चश्मा, कैप और पूरी आस्तीन के कपड़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। मैंने मौसम की वजह से तैयारी की है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आज बीजिंग में गर्म हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है। इस बार गर्मी ज्यादा है तो इससे जुड़े सामान की बिक्री भी ज्यादा होगी। धूप के चश्मों, कैप और गर्मी से बचाने वाली अन्य चीजों की मांग बढ़ गई है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि खुले में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उधर गर्मी और मौसम ने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी बेहाल कर रखा है। पूरे लातीनी अमेरिका में गर्मी का कहर केवल मौसम की मार बनकर नहीं आया, बल्कि भविष्य के लिए जलवायु पर और अधिक दुष्प्रभावों के खतरनाक संकेत भी साथ लाया है। लातीनी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगातार बढ़ते तापमान के रूप में सामने आ रहा है।
पिछले 30 साल में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन चेतावनी दे रहा है कि हालात और बिगड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान की वजह से मौसम का उतार चढ़ाव बढ़ा है और इसका असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लातिनी अमेरिका में भीषण गर्मी और सूखे के बीच कई हिस्सों में जंगल की आग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। पिछले साल ये कार्बन उत्सर्जन 20 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। इससे तापमान तो बढ़ा ही, साथ ही आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के नतीजे में सूखा और तूफान आए तो उससे जान माल की हानि भी उतनी ही ज्यादा हुई। 2022 में इन घटनाओं में लातिनी अमेरिका में $9 अरब का नुकसान हुआ। और उधर कनाडा में लगे खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पोस्टर का मुद्दा काफी गंभीर है, जिसमें हमारे राजनयिक, दूतावास और वाणिज्य दूतावास के खिलाफ हिंसा और धमकी दी जा रही है। हमने सभी देशों की सरकारों से इस मुद्दे पर बात की है। कुछ जगहों पर प्रतिक्रियाएं आई हैं और कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। एक अटैक भी हुआ था और आर्सन अटेम्प्ट भी हुआ था हमारे कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हाई लेवल पे भी उसमें रिस्पॉन्ड किया है और उसमें एक्शन हो रहा है। हमने कनाडा के साथ भी इस मुद्दे को उठाया है और हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो से। पर मुद्दा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, मुद्दा है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसमें आतंकवादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, इन पे अलगाववादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, या आतंकवाद को जो फैलाते हैं उनको सब समर्थन या मिल रहा है या मौका मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि वो, और यूके में भी हमने उधर भी हमारे यूके फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट देखा है। हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रहा है और क्या वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी ऐसे एक इंसिडेंट हो चुका है और हम इस पे हम बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसे अटैक्स या थ्रेट्स, और इसमें हम जो भी कार्रवाई करना है हम करते रहेंगे। और वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। Yes, the diplomatic advisor of France is here, but the visit is ongoing. He met his principal interlocutor has been actually NSA, and the conversation happened today morning. I am not in a position to share more on it right now as the visit is still unfolding. But in terms of the importance of the visit that's coming up, this is an importance. We have announced this visit. Prime Minister would be the chief guest at the Bastille Day celebrations. There are a number of issues that are on the agenda generally, and you hopefully will be able to share more with you closer to the date. And as usual, we'll try to do a briefing on all the issues related to that visit immediately prior to that. और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात अमेरिका की। दुनिया के कई देशों में जारी संघर्षों के दौरान 2022 में बच्चों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे अधिक सामना करना पड़ा, जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन, कोंगो और सोमालिया में संघर्षों में सबसे अधिक बच्चे परेशान रहे। यूनिसेफ ने हैती, नाइजीरिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक और यूक्रेन में भी बच्चों की दुर्दशा को लेकर चिंता जताई है।
बच्चों को किसी भी देश का भविष्य माना जाता है, क्योंकि इन्हीं नौनिहालों के कंधे पर उस देश का विकास का जिम्मा होता है। लेकिन आज 1/3 दुनिया सशस्त्र संघर्ष का शिकार है। ऐसे में आतंकी हिंसा के शिकार भी सबसे अधिक यही मासूम बच्चे होते हैं। हिंसा के चलते ऐसे बच्चे जिसने दुनिया में अभी कदम ही रखा है, वे किस मनस्थिति के साथ बड़े होंगे, यह समझना मुश्किल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष का सबसे प्रतिकूल असर बच्चों पर पड़ता है। पिछले वर्ष यानी 2022 में इन संघर्षों के दौरान सबसे अधिक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सामना बच्चों को ही करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने कहा है कि इजराइल, फलस्तीन, कागो और सोमालिया में जारी संघर्ष में सबसे अधिक परेशान बच्चे ही रहे। यूनिसेफ ने हैती, नाइजीरिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक और यूक्रेन में भी बच्चों की दुर्दशा को लेकर चिंता जताई। 2022 के मामले 2005 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रिपोर्ट के शुरू होने के बाद से पुष्टि किए गए सबसे अधिक मामले हैं। यूनिसेफ इन स्थितियों में बच्चों की दुर्दशा से गंभीर रूप से चिंतित है, जिसे हाल ही में रिपोर्ट से जोड़ा गया है। इस साल हैती और नाइजर और 2022 में इथियोपिया, मोजाम्बिक और यूक्रेन को इसमें शामिल किया गया है। गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन में लड़ाकों द्वारा बच्चों की भर्ती कर उनका इस्तेमाल करना, बच्चों की हत्या या उन्हें चोटिल करना, यौन उत्पीड़न, अपहरण और स्कूलों के साथ अस्पतालों पर भी हमले शामिल हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 2022 में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे अधिक करीब 27,000 मामले आए, जबकि एक साल पहले यह 24,000 के आसपास था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार और संघर्ष में शामिल पक्ष बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए सार्थक और स्पष्ट कार्रवाई की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर और यूक्रेन में हमले के लिए जिम्मेदार रूस को संयुक्त राष्ट्र ने काली सूची में डाल रखा है। रूस ने यूनिसेफ की बैठक के दौरान अपना बचाव करते हुए पश्चिमी देशों पर मॉस्को को बदनाम करने का आरोप लगाया। यूक्रेन की स्थिति की और बच्चों की सुरक्षा का सवाल दुर्भाग्य से ये रूसी संघ को बदनाम करने के लिए गंदे सूचना अभियान के लिए निंदनीय रूप से चुना गया है। इस अभियान में पश्चिमी मीडिया का अधिक योगदान रहा है। हम इस तथ्य से चकित हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस अभियान में अपना योगदान दिया है। पिछले महीने परिषद की वार्षिक रिपोर्ट में महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने संघर्ष के दौरान बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और यूक्रेन में लड़कों और लड़कियों की हत्या के अलावा स्कूलों एवं अस्पतालों पर हमला करने के आरोप में रूसी सुरक्षा बलों को काली सूची में डाल दिया था, जिसका रूस ने जोरदार खंडन भी किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित उपायों के साथ व्यवहारिक कदमों की पहचान करने का स्वागत करते हुए 1139 फलस्तीनी बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों के लिए इजराइल को काली सूची से बाहर रखा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में संघर्षों के चलते 20 लाख बच्चों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस संघर्ष की वजह से गंभीर रूप से घायल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अपंग हो गए हैं। दीपक झा, डीडी न्यूज। और उधर सीरिया में रूस के 3 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के 3 MQ-9 ड्रोन्स का रास्ता रोक दिया। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट्स ने ड्रोन्स के सामने पैराशूट से फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्रंट व्यू ब्लॉक होने लगा। इसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिका ने कहा है कि उनके ड्रोन्स सीरिया में ISIS के ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी वायुसेना ने रूस की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना और असुरक्षित बताया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो को ड्रोन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह रूसी फाइटर जेट्स अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स के बेहद पास उड़ान भर रहे हैं। इसी दौरान एक फाइटर जेट ड्रोन के ठीक सामने आकर अपने आफ्टर बर्नर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी गति और दबाव बढ़ जाता है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से सीरिया में लापरवाही रोकने की अपील करते हुए उम्मीद करता है कि भविष्य में वो ISIS को हराने के मिशन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा। और मैक्सिको में एक भीषण सड़क हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा मैक्सिको के दक्षिणी प्रांत ओक्साका में हुआ।
ओक्साका के राज्यपाल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। यात्रियों से भरी बस बुधवार को मैक्सिको सिटी से यशवंडुआ से जा रही थी और इस दौरान मैग्डलेना पेनास्को शहर में सुबह करीब 6:30 बजे बस खाई में गिर गई थी। खाई 10 फीट गहरी थी। और अब बात यूरोप की। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले माकिवका शहर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि रात में किए गए हमले में यूक्रेनी फौज ने अमेरिका से हासिल किए हिमरास रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज ने 2 रॉकेट टारगेट करके तेल और आयुध डिपो पर दागे, जिसके चलते धमाका हुआ। धमाके वाली जगहों पर हथियारों का जखीरा रखा था, जिसमें आग लगने के चलते वहां मौजूद छोटे छोटे रॉकेट फटने लगे और कुछ देर बाद दूसरा बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन पर अब चौतरफा रूसी हमला शुरू हो चुका है। कुछ दिनों से पूर्वी यूक्रेन में जंग की तीव्रता में तेजी आई थी, लेकिन इस हफ्ते कीव सहित देश के अलग अलग हिस्सों में रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले माकिवका शहर पर हमला किया। रात में किए गए हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने अमेरिका से हासिल किए गए हिमर्स रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने 2 रॉकेट दागकर तेल और आयुध डिपो को निशाना बनाया। रॉकेट के टकराने के बाद एक छोटा धमाका हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। दरअसल धमाके वाले जगहों पर हथियार का जखीरा रखा था, जिसमें आग लगने के चलते वहां मौजूद छोटे छोटे रॉकेट फटने लगे। कुछ देर बाद दूसरा बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका तेल डिपो में विस्फोट की वजह से हुआ। कीव ने इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मरने का दावा किया है। जवाब में रूसी सैनिकों ने पश्चिमी यूक्रेन सहित लवीव पर मिसाइलें दागी, जिसमें 4 लोगों की मौत के अलावा कई लोग घायल हो गए। लवीव के मेयर ने कहा कि हमले वाले क्षेत्र में लगभग 60 अपार्टमेंट और 50 कारें क्षतिग्रस्त हुई। आपातकालीन सेवा कर्मी मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। लवीव में रूसी मिसाइल के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। हमले वाली जगह पर करीब 60 अपार्टमेंट और 50 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपात सेवा कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। पिछले साल आक्रमण की शुरुआत के बाद से लवीव के नागरिक बुनियादी ढांचे पर यह सबसे बड़ा हमला था। उधर पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियार की बदौलत जेलेंस्की के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत के आसपास के इलाकों में जवाबी कार्रवाई तेज कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों ने होवित्जर तोपों का मुंह बखमुत की तरफ कर दिया है, जहां से रूसी सैनिक लगातार हमले को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को जवाब देने के लिए पश्चिमी देशों से समय पर और अधिक हथियार मुहैया कराने की अपील की है। पश्चिमी देशों से मदद की अपील करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अगर समय पर मदद नहीं मिल पाई तो जवाबी कार्रवाई में देरी हो सकती है, जिससे रूस को बढ़त बनाने का मौका मिल सकता है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लुकाशेंको ने कहा कि वैगनर समूह के प्रमुख प्रिगोजिन रूस वापस लौट गए हैं, जो फिलहाल सेंट पीटर्सबर्ग में हैं। अपने खुलासे में उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप के सैनिक उन्हीं कैंपों में रुके हुए हैं जहां वह विद्रोह से पहले रुके थे। लुकाशेंको ने कहा कि वह निकट भविष्य में पुतिन से मिलने के लिए सहमत हुए हैं और उनके साथ प्रिगोजिन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वैगनर समूह के मुखिया प्रिगोजिन रूस वापस लौट गए हैं। हो सकता है वो मॉस्को या कहीं और चला गया हो, लेकिन वह बेलारूसी क्षेत्र में नहीं है। हालांकि क्रेमलिन ने बेलारूस के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रिगोजिन की गतिविधियों पर रूस नजर नहीं रख रहा है। वैगनर समूह से जुड़े मुद्दे पर बेलारूसी राष्ट्रपति से पुतिन की मुलाकात पर जवाब देते हुए क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तारीख फिलहाल तय नहीं है। हम प्रिगोजिन की गतिविधियों पर नजर नहीं रखते हैं। हमारे पास ना तो ऐसा करने का अवसर है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति अक्सर संवाद करते रहते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से दोनों के बीच बैठक होगी। अभी भी कोई विशिष्ट तारीख तय नहीं हुई है। दरअसल फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक प्रिगोजिन से जुड़ा एक बिजनेस जेट बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद गुरुवार को उसके दक्षिणी रूस की ओर जाने के संकेत मिले, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वैगनर प्रमुख उसमें सवार था या नहीं।
रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के दौरान हुई घटना की जांच अभी भी सख्ती से की जा रही है। और वहीं स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने तुर्की की आपत्तियों को दूर करने की उम्मीद जताई है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि स्वीडन और तुर्की के नेता सप्ताह के अंत में नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सोमवार को विनियस में मिलेंगे, जिसका लक्ष्य स्वीडन को नाटो सदस्य बनने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। गठबंधन के लिए सदस्यता आवेदन को सभी नाटो सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिनलैंड को अप्रैल में हरी झंडी दे दी गई थी, जबकि तुर्की और हंगरी ने अभी तक स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर अपनी सहमति नहीं जताई है। और अब बात अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में गैस लीक से बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक जोहान्सबर्ग के पास एक बस्ती में गैस लीक के बाद यह हादसा हुआ। हालांकि राहत और बचाव दल ने कुछ लोगों को जिंदा बचाने में कामयाबी हासिल की। हादसे को अवैध खनन से जोड़कर देखा जा रहा है। गैस रिसाव से मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।